हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटेंसी का, वो रहेगा क्लास 12th का कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो 12th क्लास की वॉल्यूम 3 है बुक, या ICSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो सेकंड बुक है, उसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज का जो चैप्टर रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है। अब हमें इस चैप्टर को समझना है तो पहले ये मालूम कर लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। फिर इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो स्टेटमेंट नाम के पीछे लिखा है, इस स्टेटमेंट को किस तरीके से हम प्रिपेयर करने वाले हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए जी, कैश फ्लो, अब नाम से ही लिखा हुआ है कैश फ्लो, तो आपको समझना होगा कि इस स्टेटमेंट के अंदर हम कैश का फ्लो चेक करने वाले हैं। अब देखिए जी, बिजनेस के अंदर फ्लो दो तरीके से होते हैं, अदर की तीन तरीके से भी बोल दिया जाता है। पहला इनफ्लो, दूसरा आउटफ्लो और थर्ड नो फ्लो, ऐसे भी बोल दिया जाता है। क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको कुछ टर्म्स लिख देते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस लिख देते हैं और कहते हैं बताओ इन ट्रांजैक्शन से इनफ्लो हुआ, इस ट्रांजैक्शन से आउटफ्लो हुआ, या इस ट्रांजैक्शन से नो फ्लो ऑफ कैश की सिचुएशन रही। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी फिलहाल हमें क्या समझना है कि आप जो स्टेटमेंट बनाने वाले हो, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन बना रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस चीज का पार्ट है, क्यों बनानी पड़ रही है। तो समझ लो, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही है उसको एक कंपनी बना रही है। और कौन सी कंपनी बना रही है, तो अभी हम जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो पब्लिक कंपनी की, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में, वो जो सेकंड बुक थी वॉल्यूम सेकंड, जिसमें हमने कंपनीज पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये सब हम कंपनी, जो पब्लिक कंपनी होती है उनके लिए पढ़ रहे थे। तो एक पब्लिक कंपनी एक स्टेटमेंट बना रही है जिसके अंदर वो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और वो क्यों बना रही है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि कैश का हम फ्लो चेक करने के लिए बनाने वाले हैं, कंपनी बनाना चाहती है। और ये किसका पार्ट होता है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो किसी भी कंपनी का, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप क्या बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, आप बैलेंस शीट बनाते थे, बैलेंस शीट के बाद का ही प्रोसीजर होता है जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल देते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसी कंपनी का इनफ्लो और उसी कंपनी का आउटफ्लो ऑफ कैश चेक करने वाले हैं। इनफ्लो का मतलब होता है कैश का आना, सिर्फ कैश का आना। ट्रांजैक्शन कोई भी क्रेडिट की यहां रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। बिल्कुल सिमिलर मान लो जैसे कि बस वहां पे एक अकाउंट बनती थी, कैश बुक का फॉर्मेट आपने देखा होगा 11th में, पैसा आएगा जाएगा वही रिकॉर्ड करना है। या फिर आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के देखा होगा, जिसमें पैसा आना रिसीट साइड, पैसे की पेमेंट करना पेमेंट साइड, मतलब एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे। फॉर्मेट थोड़ा अलग होगा लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा, थिंक आपको वैसे ही करना है। इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करना है कैश का, एंड कैश के साथ इक्विवेलेंट भी होना चाहिए। मतलब यहां पे कैश तो रिकॉर्ड हो गई होगा, साथ में अगर कोई कैश इक्विवेलेंट टर्म भी है उसको भी आप यही इनफ्लो और आउटफ्लो में रिकॉर्ड करने वाले हो। अब बात आ जाती है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है। तो कैश का तो मतलब सीधा सीधा कैश हो गया, लेकिन इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब क्या हुआ, तो ये टर्म यूज की जाती है जो कैश के सिमिलर टर्म मानी जाती है, जैसे बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस को भी आप कैश बैलेंस के बराबर ही मान के चलते हो। अगर आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसको करंट इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हो, तो कभी कभी करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखा होता है, कभी कभी मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से लिखा होता है। तो अगर आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटी या करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो आप मान लेना कि ये कैश के सिमिलर टर्म है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही इसको बोला जाएगा। तो अब आप क्या करने वाले हो, एक कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने सीखने वाले हो। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे बनाई जाती है उसके अंदर कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, क्या उसको लिखने का कोई तरीका होता है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। फिर हम सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है। तो देखिए, जो भी कंपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, देखिए जो भी कंपनी कोई एक्टिविटी कर रही है, जो भी कंपनी अपने यहां कैश का इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो चुकी है, उसको 3 सेगमेंट याद रखने होंगे। क्या कि पहली वो एक्टिविटी चेक करती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हर कंपनी इन 3 एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है। दूसरी एक्टिविटी होती है उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक लास्ट एक्टिविटी होती है जिसको बोल दिया जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हर कंपनी, जितनी भी कंपनी होंगी, वो 3 तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगी। और क्योंकि वो 3 तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो इन तीनों ही एक्टिविटीज में अलग अलग कैश का फ्लो चेक करेगी। मैं आपको अगर शॉर्ट में समझाऊं तो जैसे कि CFS का कोई फॉर्मेट होता है, ऐसे एग्जांपल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, तो पहले यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सारी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो दिखाओ, फिर आप इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से सारा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो दिखाओ, फिर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी का दिखाओ, और फिर टोटल करके बताना कि कितना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ कंपनी के अंदर। तो मैंने ये अभी फॉर्मेट नहीं सिखाना आपको,
पहले तो मैं इस फॉर्मेट के अंदर जो बातें लिखनी है पहले उनकी चर्चा करेंगे, तब इस फॉर्मेट के अंदर तो बना ही देंगे। फॉर्मेट तो बहुत आसान है, जैसे ये बना दिया बिल्कुल इसको बड़ा बड़ा से लिख दूंगा तो वो फॉर्मेट सीएफएस का बन जाएगा। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि एक कंपनी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और अगर आपको ये एक्टिविटी पहचाननी आ गई तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे गलती ही यहां पे ये करते हैं कि किस चीज को इन्वेस्टिंग में डालें, किस एक्टिविटी को ऑपरेटिंग का पार्ट बताएं, किस एक्टिविटी को फाइनेंसिंग का पार्ट बताएं। अगर ये कंफ्यूजन दूर हो जाए तो सारा का सारा मैटर ही सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं समझना। तो देखिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि इसको ऑपरेटिंग में डालें, इन्वेस्टिंग में डालें, फाइनेंसिंग में डालें। अब आप कहोगे पहले ये मतलब बताओ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है। देखिए जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो कंपनी अपने मेन ऑक्यूपेशन है, उसका मेन ऑपरेशन है, मेन एक्टिविटी जो उसकी है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाती है। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक कंपनी खोल ली, एक बिजनेस खोला और मैंने टेक्सटाइल का काम स्टार्ट कर दिया, मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का काम स्टार्ट किया। तो ये जो कपड़ों का व्यापार मैं करने के लिए बिजनेस कर रहा हूँ, ये कपड़ों का व्यापार करने के लिए जो मैं कंपनी का गठन कर रहा हूँ, है ना, एक कंपनी को स्टैब्लिश कर रहा हूँ, तो मेरा कपड़ों का खरीदना बेचना मेन एक्टिविटी है। तो जब भी मैं कपड़ों से रिलेटेड कोई भी बात करूंगा, सेल करना, परचेज करना, कपड़ों को बेचने के लिए कुछ स्टाफ को रखना, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट को रखना, सैलरी देना, रेंट देना, ये सब मेरी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि मेरा मेन काम क्या है? तो वही जो मेन काम होता है उससे रिलेटेड जनरेट होने वाले एक्सपेंस, जनरेट होने वाली इनकम्स, वो सब किस एक्टिविटी का पार्ट मान ली जाती है? ऑपरेटिंग। अब दूसरी बात आती है कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो मतलब जिस काम को मैं कर रहा हूं उस काम को करते करते साथ में मैं कुछ इन्वेस्टमेंट भी करता रहता हूं, जिनका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म में मिलता है। उस इन्वेस्टमेंट को, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोल दिया जाता है। और जो मैं काम कर रहा हूं उसके लिए अगर मैं फंड का अरेंजमेंट करता हूं, फंड अरेंजमेंट, तो फंड अरेंजमेंट कौन सी एक्टिविटी कहलाती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती है। तो एक कंपनी तीन तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। एक मेन काम जिससे उसको इनकम एक्सपेंस हो रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो वो फंड अरेंजमेंट के लिए एक्टिविटी कर रही है उसको कौन सी एक्टिविटी बोल दिया जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोल दिया जाएगा। एक सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन क्या है कि मान लीजिए आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, आपको एक कंपनी कमेंसमेंट करना है, कंपनी को स्टैब्लिश करना है। अब आप कंपनी को कैसे स्टैब्लिश करोगे? तो सबसे पहले आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब आप अमाउंट की रिक्वायरमेंट को कहां कहां से पूरा करोगे? अब आप जब नई नई कंपनी आती है मार्केट के अंदर, वो स्टैब्लिश होती है तो पैसों की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि वो पब्लिक कंपनी ओपन करना चाहते हो तो पैसा भी पब्लिक से ही लगवाया जाएगा, बता दिया जाएगा। आप अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर दोगे, आप बता दोगे कि हमारे ये काम है, हम इस तरीके से एक्टिविटीज करेंगे, अगर आप चाहते हो तो हमारे अंदर पैसा लगाओ। आप बैंक से लोन मांगने जाओगे, आप पब्लिक कंपनी हो तो आप शेयर इशू करोगे, आप पब्लिक कंपनी हो तो आप डिबेंचर्स इशू करोगे, मतलब सिक्योरिटीज आप इशू करोगे, बॉन्ड्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप पैसों का अरेंजमेंट कहां से करने वाले हो? आप शेयर इशू करने वाले हो। फंड अरेंजमेंट, फंड मतलब फाइनेंस करने वाले हो। होता है ना, कभी कभी आप बाइक परचेज करने जाओ, आप गाड़ी परचेज करने जाओ, जब आप उसको खरीदते हो तो आपसे पूछा जाता है कैश में लिए फाइनेंस कराई है। मतलब कैश में लेने का मतलब तो हो गया कि डायरेक्ट पैसे दे के खरीदिए, या फिर आपने कोई जुगाड़ करके इसको लिया है, पैसों का अरेंजमेंट करवाया है किसी से, आपने नहीं दिया पैसा, कहीं से अरेंजमेंट कराया, तो कहते हैं फाइनेंस पे लिया है, मतलब हमने अरेंजमेंट करके इंस्टॉलमेंट पे लिया है ये। तो यही सिचुएशन कहां पे आ जाएगी? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर एक कंपनी को स्टार्ट करना है तो पैसों का अरेंजमेंट करो। कहां से? शेयर इशू करना। बताओ, शेयर इशू करना मतलब पैसों का अरेंजमेंट करना। तो शेयर इशू करना कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। तो जब जब कंपनी शेयर इशू करेगी कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग। और जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओगे तो आप उसको कौन सी एक्टिविटी में लिखोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखोगे, रिकॉर्ड करोगे जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी हेडिंग डालोगे। मैं कहता हूं शेयर इशू करने के साथ साथ आप डिबेंचर्स भी इशू कर देते हो, तो डिबेंचर इशू करके भी पैसा ही आना है, डिबेंचर इशू करके भी फंड का अरेंजमेंट ही होना है, और फंड का अरेंजमेंट होना है तो कौन सी एक्टिविटी बोली जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोली जाएगी। तो इशू ऑफ डिबेंचर भी किस एक्टिविटी का पार्ट हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। इसके बाद अब आपने शेयर इशू कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया, बैंक से लोन ले सकते हो। तो क्या होता है? लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया तो पैसों का अरेंजमेंट हुआ, फंड अरेंजमेंट हुआ तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। चलिए जी, इसके बाद अब अगली चीज क्या आती है? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, वो पैसे लेते ही रह जाते हैं, बस लेने को ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, जिस एक्टिविटी से फंड अरेंजमेंट हुआ, अगर नियर फ्यूचर आप उस पैसे को रिटर्न करने लग जाओ, आप उस अमाउंट को रिटर्न करने लग जाओ, तो क्या वो कोई और एक्टिविटी बन जाएगी?
जाएगी या वो तब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही रहने वाली है? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही रहने वाली है। कैसे? अगर आपने डिबेंचर इशू किए तो आपने पैसा लिया लोग बागों से, तो फ्यूचर में आप उस अमाउंट को रिटर्न भी तो करोगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो अगर आप उनका अमाउंट रिटर्न करोगे तो कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे इसको? इसको भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलेंगे। तो डिबेंचर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो डिबेंचर का रिडम्पशन करना भी कौन सी एक्टिविटी होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा। अगर आपने लोन लिया था बैंक से तो लोन की रिपेमेंट करना, लोन को वापस चुकाना, ये भी कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा? फाइनेंसिंग। अब हमें चेक करना है कि इनफ्लो है या आउटफ्लो। तो आप बताओ, आप शेयर देते हो तो पैसा आता है, मतलब इनफ्लो है। आप डिबेंचर इशू करते हो तो पैसा आता है, मतलब इनफ्लो है। आपने बैंक से लोन लिया तो पैसा आया होगा, मतलब इनफ्लो है। इनफ्लो का मतलब आप अपने यहां प्लस करते हुए चलना। लेकिन जैसे ही इसके अपोजिट आप इनके पैसे को रिटर्न करने लग जाओगे, आप डिबेंचर का रिडम्पशन करने लग जाओगे, आप लोन की पेमेंट करने लग जाओगे, तो आपके पास से कैश का आउटफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और आउटफ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो आप अपनी इस स्टेटमेंट में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट हुआ करेगा उसमें माइनस करने लग जाओगे। और कौन सी एक्टिविटी हो सकती है? नंबर ऑफ एक्टिविटीज है, लेकिन हम तो सिर्फ 2-4 को डिस्कस करते हैं, लास्ट में एटसेट्रा लिख देते हैं। जैसे आपने अगर लोन लिया होगा, आपने डिबेंचर इशू किए होंगे, तो आप उस पर इंटरेस्ट भी पे करोगे। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि इंटरेस्ट पे करना हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि जब पैसा लेना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो उस पैसे के ऊपर दिया जाने वाला ब्याज भी कौन सी एक्टिविटी होगा? फाइनेंसिंग। तो अगर आपको इंटरेस्ट पे मिलता है तो आप कहां लिखोगे उसे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखोगे। अगर आपने डिविडेंड पे किया, डिविडेंड किसको पे करते हैं? जिनको शेयर इशू किए रखते हैं। अब शेयर ले रखे हैं लोग बागों ने, तो वो जब प्रॉफिट हुआ करेगा तो वो कहेंगे लाओ जी हमें भी पैसा दो। अब जब आप उन्हें पैसा दिया करोगे तो आप उसको कौन सी एक्टिविटी बोला करोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड पे करना भी कौन सी एक्टिविटी लिखा जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब हम इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे डिविडेंड, तब सीखेंगे कि ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है सीएफएस के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, ये हम तब सीखेंगे। उसके अलावा बच्चों कभी कभी फाइनेंस कॉस्ट भी लिखा होता है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब जब आप ये फंड अरेंजमेंट कर रहे होते हो तो कभी कभी कमीशन पे करना होता है ब्रोकर्स को वगैरह को, उसको हम फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट मान लेते हैं और उसको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट मान लेते हैं। अब सारा फंड अरेंजमेंट हो गया, अब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है। अब क्या करो? अब बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी को चलाना है, तो पैसा आ चुका है, अब इसकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। अब देखो, बड़ी इन्वेस्टमेंट जितनी भी होंगी, कौन सी इन्वेस्टमेंट? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए की जाएंगी, वो सब किस एक्टिविटी का पार्ट मानी जाएंगी? अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। आपने मशीनरी परचेज की, आपने प्लांट परचेज की, आपने लैंड परचेज की, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट्स की। अब जब आप इन एसेट्स को परचेज करोगे तो आप मुझे बताओ, इनको एक्वायर करते वक्त आप इनके ऊपर अमाउंट स्पेंड करोगे, और जब आप इनको ऊपर पैसा खर्च करोगे तो ये कौन सा पार्ट माना जाएगा? आउटफ्लो। तो जो फंड अरेंजमेंट आपने किसी बिजनेस के लिए स्टार्ट किया था, अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया था, अब उस पैसे को आपने निवेश करना स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट में आपने एसेट्स परचेज की। तो अगर एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो अगर उन्हीं एसेट्स को सेल कर दिया तो भी कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। अंतर क्या है? जब आप परचेज करोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, जब आप उनको सेल करोगे तो कैश का इनफ्लो होगा। इतनी बात आपको समझनी है। तो ध्यान रखना, खरीदते वक्त पैसा जाएगा माइनस और बेचते वक्त पैसा आएगा प्लस करना है। अगर आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेते हो तो फिर से वही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए किया गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में आप सेल कर दोगे तो प्रोसीड्स होगा, इससे पैसा आएगा तो फिर से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक बार इनफ्लो, एक बार आउटफ्लो। खरीदते वक्त आउटफ्लो होता है, बेचते वक्त इनफ्लो होता है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? जैसे यहां पे इंटरेस्ट पे कर रहे थे क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। क्यों? क्योंकि आपने पैसा लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ा। ऐसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा भी। तो इंटरेस्ट पे करना तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव होगा तो कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पैसा लगाया तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाली इनकम, रिटर्न, वो भी कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही मानी जाएगी। और इसके बाद हमने लिखा हुआ है रेंट रिसीव। जैसे कि आपने बिल्डिंग परचेज कर रखी है, अब उस बिल्डिंग को आपने किसी को रेंट पे दे दिया है, तो टीनेंट ने आपको रेंट पे किया होगा, तो जो रेंट रिसीव हुआ वो किससे हुआ? बिल्डिंग से। अब बिल्डिंग खरीदना कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बिल्डिंग के ऊपर मिलने वाला रेंट भी कौन सी एक्टिविटी हो गया? रेंट रिसीव, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा। और बहुत सारे एग्जांपल्स आते रहेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा।
इसके बाद आते हैं हम अपनी एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी जिसको ऑपरेटिंग। अच्छा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पहले ऑपरेटिंग लिखा करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, लेकिन जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उसकी वजह से अब हम समझेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले पैसों का अरेंजमेंट हुआ, फाइनेंस हो गया, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस चलने के लिए रेडी है, कंपनी खुल गई है, कंपनी चलने के लिए तैयार है, इन्वेस्टिंग हो गया। अब क्या करना है, मेन काम स्टार्ट कर दो। अब मेन काम क्या करोगे, आप परचेज करोगे, जिस भी मटेरियल को आप खरीदने बेचने के लिए आपने इस बिजनेस की शुरुआत किया है, आप मटेरियल को सेल करोगे, आप उस मटेरियल को बेचवाने के लिए जो लड़के अपने पास रखोगे उनको, स्टाफ को सैलरी पे करोगे, आप और बहुत सारे एक्सपेंस करोगे जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रेड एक्सपेंसेस होंगे, आप सैलरी पे करोगे, उसके अलावा आप रेंट पे करोगे, ये सब आप बहुत सारे खर्चे करोगे। और आपको बताऊं क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तरीका हो गया पैसे का आना प्लस। अब फाइनेंसिंग में तो डायरेक्ट प्लस माइनस हो रहा है क्योंकि आपको साफ पैसा आता जाता नजर आ रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी डायरेक्ट आपको प्लस माइनस होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप ये पाओगे बच्चों कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन वाले प्रोवाइड ही नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाले 98% आपको बैलेंस शीट दिया करेंगे। और आप मुझे बताओ किस बैलेंस शीट में आपने इनकम और एक्सपेंस लिखा देखा है? नहीं देखा ना। आपने बैलेंस शीट में शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन ये सब लिखा देखा है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया बैलेंस शीट का यूज करके। आपने बैलेंस शीट के अंदर एसेट, लायबिलिटी सब लिखा देखा है, ये भी डायरेक्ट हो गया बैलेंस शीट से। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो सेल परचेज का काम होता है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ P&L का पार्ट होता है, और ये तो यहां पे है ही नहीं। अब मुझे बताओ, अगर मुझे बैलेंस शीट मिलेगी तो मैं बैलेंस शीट में ढूंढ रहा हूं, मैं तो कहां है वो, कहां हो सेल, कहां हो परचेज, कहां है इनकम, कहां है एक्सपेंस, बैलेंस शीट बताओ। बैलेंस शीट कह रही क्या पागल हो गए, ढूंढ रहे हो? 11th क्लास में नहीं पढ़ के आए क्या स्टेटमेंट ऑफ P&L का पार्ट होता है? मैंने कहा पता तो है, लेकिन मैं क्या करूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो वो मेन काम ही तो दिखाना है। ये कहते हैं देखो हम तुम्हारी इतनी सी हेल्प कर सकते हैं कि हम तुम्हें नेट प्रॉफिट दे सकते हैं। अब आप बताओ, नेट प्रॉफिट तो बैलेंस शीट में लिखे होते थे, आप खुद करते थे, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे, तो P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता था उठा के कहां डालते थे? आप उसे उठा के ले जाते थे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखी होती थी उसमें प्लस कर दिया करते थे। तो यहां भी आपको बैलेंस शीट में सिर्फ नेट प्रॉफिट मिला करेगा। और मैं आपको बताऊं, आपको कि तो नेट प्रॉफिट मिल गया, सारा काम खत्म हो गया। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही तो आया होगा। तो मैंने कहा बच्चों इतना आसान नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है इसके अंदर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो लिख रखी है, नो डाउट, सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसी के अंदर है। सामान को सेल करना, परचेज करना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब आपने इस नेट प्रॉफिट के अंदर डाल रखे हैं। ऑपरेटिंग इनकम भी आपने इसमें लिखी है, लेकिन इस नेट प्रॉफिट के अंदर आपने नॉन कैश आइटम भी लिख रखे हैं। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो सिर्फ कैश चाहिए हमको, और आपने तो इस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए नॉन कैश आइटम भी इसमें डाल रखे होंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपकी गुडविल रिटर्न ऑफ हुई होगी, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, आपके तो नुकसान हो गया। अब आप मुझे बताओ, अगर लॉस हो गया तो आपने इस प्रॉफिट को कम किया होगा, P&L अकाउंट में डाला होगा। मैं कहता हूं गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट या गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अगर आपका सामान जल के राख हो गया तो पैसा तो नहीं गया। सामान आपने खरीदा था, परचेज करते वक्त कैश गया था, वो तो कैश का आउटफ्लो तब दिखा दिया। सामान रखा है, जल गया, जलते के साथ आप कहते हो ओहो नुकसान हो गया, आप उठाते हो और कहां डाल देते हो? P&L अकाउंट में डाल देते हो, नॉन कैश है। आप कहते हो आप मशीन यूज करते हो, उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हो, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश लॉस है। डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड करते हो, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश लॉस है। अब नॉन कैश लॉस को क्या करते हो? उठाते हो और रिकॉर्ड कर देते हो आप उसमें। अब आप मुझे बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो ऑपरेटिंग में कैश वाले आइटम ही तो होने चाहिए, लेकिन इस नेट प्रॉफिट के अंदर तो ऑपरेटिंग के साथ साथ बहुत सारे नॉन कैश आइटम भी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी होंगे इसके अंदर। नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी आपने सब यही घुसाए हुए हैं, किसमें? नेट प्रॉफिट के अंदर। एग्जांपल ले लो, मैं कहता हूं आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। क्या आपने इंटरेस्ट पेड को एक्सपेंस मान के प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया होगा? P&L में इंटरेस्ट डाला होगा आपने, P&L में आपने रेंट रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये भी डाला हुआ है। भैया जब तीनों एक्टिविटी अलग अलग बना रहे हो तो सबके पैसे अलग अलग लिखो। अब अगर आप इस नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान लोगे तो इस नेट प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश सब इस नेट प्रॉफिट के अंदर ही है। और बच्चों इसका मतलब हो गया कि नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत सारी मिलावट है, ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध का मतलब ये प्योर ऑपरेटिंग नहीं है, और प्योर ऑपरेटिंग है तो प्योर कैश भी नहीं है। मुझे इसे प्योर ऑपरेटिंग बनाना है और प्योर कैश प्रॉफिट बनाना है। और इसको मैं कैसे बना पाऊंगा? जब मैं इसके अंदर से जितने भी नॉन कैश आइटम है उनको हटा दूंगा, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उनको हटा दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा यहां से, तब ये मेरा निकल कर आएगा नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो भी कैश वाला। तो इसी वजह से इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है। डायरेक्ट मेथड तो वो होता है पैसे का आना प्लस पैसे का जाना माइनस।
लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसे आया और जाया पहले से ही घुसा हुआ है सारा, आपको उसमें से जो चीजें हमारे यूज की उनको रखना है और जो यूज की नहीं उनको उठा उठा के फेंक देना है। और जब उनको फेंक दोगे, इसी मेथड को आप कौन सा मेथड बोला करोगे? इनडायरेक्ट मेथड। तो बैलेंस शीट आपको सिर्फ बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल दे, यही प्रोवाइड कराएगी। और इसी प्रॉफिट का यूज करके आपको क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक्चुअल आंसर निकालना होगा। कैसे निकालते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन कैसे करते हैं वो उनकी भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। हम ट्राई करते हैं कि किस तरीके का फॉर्मेट होता है और उसमें किस तरीके से इस नेट प्रॉफिट को शुद्ध किया जाता होगा, इसको ट्राई करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मेट, और फॉर्मेट के बाद सीखते हैं कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट से हमको उसे ऑपरेटिंग में कन्वर्ट करना होता है। तो देखो, पहले मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है जो वाइडली यूज यही होता है। ठीक है, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। अब देखो, मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ नीचे कोई गैप नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सामान खरीदना, एसेट खरीदना, बेचना, एसेट से रिलेटेड कोई अमाउंट रिसीव हो जाना, वो सब डायरेक्ट प्लस माइनस होता है। डायरेक्ट है तो जो भी आएगा प्लस माइनस करने का, इसके नीचे लिखते चले जाएंगे। एसेट परचेज, एसेट सेल, उसको प्लस माइनस कर देंगे। वैसे ही लोन लेना, लोन की रीपेमेंट करना, शेयर इशू करना, ये फाइनेंसिंग में डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, तो वो तो आप डायरेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए अभी इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आराम से समझ लेंगे, इसमें ज्यादा हमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ना इसमें कोई कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। कॉन्सेप्ट एक्चुअली वर्क कर रहा है ऑपरेटिंग में, तो बस इसीलिए मैंने इसके लिए जगह छोड़ी है कि ऑपरेटिंग आपको समझा दूं। शॉर्ट में समझाऊंगा, डिटेल में हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस वाली वीडियो लाएंगे। चाहिए इसके बाद इन दोनों को लिखने के बाद अब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का जो भी आंसर आएगा उन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे। या तो इंक्रीज निकल कर आएगा कि नेट इंक्रीज हुआ कैश, या फिर नेट डिक्रीज हुआ होगा प्लस माइनस करने के बाद, उसको लिख देंगे। इसके बाद हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? जो शुरुआत में हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस था, और जब ओपनिंग कैश बैलेंस को इसमें ऐड कर दोगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो ये फॉर्मेट होता है, मतलब पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, फिर तीनों का टोटल, और उस टोटल में ओपनिंग कैश को जोड़ दो तो आंसर निकल कर आता है क्लोजिंग कैश। अब ये ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश कहां लिखा होगा? ये सब आपको बैलेंस शीट में ही गिवन होगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि जो आपने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोल दो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को बोलते हैं जो नेचुरल कैलिमिटी आ जाती है, उसकी वजह से नुकसान हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है कुछ, उसकी वजह से नुकसान होता है, उसको आप क्या बोल देते हो? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोल देते हो। तो एक नेट प्रॉफिट जो सब चीज प्लस माइनस सब घटाने, गुणा जोड़ घटा गुणा भाग करने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो बैलेंस शीट में पहुंचता है। तो अगर मैं बोलूं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या मैं बोलूं नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, तो दोनों का मतलब एक ही होगा, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट, ये कितनी स्टेजेस से निकल के आया है। बच्चों, यहां पे मैंने फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है। अब आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से बना होगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी सब ऑपरेटिंग होता है, तो उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। दिक्कत तो P&L में आई ना, क्योंकि जब आप नेट प्रॉफिट निकालने पहुंचे तब आपने बहुत सारी डिस्टर्बेंस यहां पे की होगी। जैसे आपने इस ग्रॉस प्रॉफिट में अगर आपको रेंट रिसीव हुआ, आपने देखो ग्रॉस प्रॉफिट में इधर क्रेडिट साइड लिख दिया होगा, ये क्रेडिट साइड होती है। अब आप जो चीज क्रेडिट साइड लिखते चले जाओगे, मतलब आप ये जो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होगा इसमें प्लस करते हुए चल रहे हो। देख लो, इधर की तरफ जो भी बैलेंस होते हैं वो सब आपस में ऐड हो जाते हैं। आपने रेंट रिसीव जोड़ दिया, आपने इंटरेस्ट रिसीव ऐड कर दिया, आपने गेन ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड कर दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या इन तीनों ही इनकम को पढ़ के आपको ये ऑपरेटिंग इनकम लग रही है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम लग रही है? आप कह रहे हो सर ये तो नॉन ऑपरेटिंग है। मैंने कहा कैसे? आप कहते हो रेंट कब रिसीव हुआ होगा? जब मैंने बिल्डिंग खरीदी होगी और बिल्डिंग को रेंट पे दिया होगा। अगर बिल्डिंग खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो बिल्डिंग से मिलने वाला रेंट भी कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। तो इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए इस नेट प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि मैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहा हूं और ऑपरेटिंग में इसका तो कोई लेन देन है नहीं। तो मैंने कहा बहुत सही बोल रहे हो, मतलब मुझे इस नेट प्रॉफिट को शुद्ध करना है तो उसमें से इस रेंट रिसीव को हटाना होगा, क्योंकि इस नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी ये इंक्लूड है। इंटरेस्ट रिसीव, कब इंटरेस्ट मिला होगा? जब मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी कौन सी एक्टिविटी? आप कहोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने कहा हटा दो इसको। मैंने कहा ठीक है, इसको भी हटाएंगे। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, आप एसेट को बेच रहे हो, एसेट को बेचोगे तो एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एसेट को बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो एसेट के ऊपर होने वाला प्रॉफिट लॉस भी कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने कहा इसको भी हटाएंगे, सब हटाएंगे और नेट प्रॉफिट को शुद्ध कर देंगे, प्योर ऑपरेटिंग बनाएंगे और उसमें भी कैश बनाएंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है। मैंने कहा एक्सपेंस भी देख लेते हैं। चलो एक्सपेंस देख लो। इंटरेस्ट पे, कब इंटरेस्ट पे करूंगा? या तो लोन लिया हो या फिर डिबेंचर इशू किया हो। अब जब ये डिबेंचर इशू करना, लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, तुम यहां पे क्यों आए हो? ये कह रहे हैं कि तुम तो अब
कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो ना, अगर ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सही पढ़े हुए मैंने करने, जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, भूल जाओ 11th में क्या पढ़ा था, थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकालो। हम तो कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कैश फ्लो के अकॉर्डिंग तुम्हारा यह कोई काम नहीं है, तुम यहां से जाओ, तुम जाओ। अब ये कहते हैं जाने के लिए तुम्हें ही एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आप बताओ, अगर मैंने इस प्रॉफिट को निकालते वक्त इस इंटरेस्ट को माइनस किया है प्रॉफिट में से, आप बताओ इस प्रॉफिट को निकाला होगा तो ये इंटरेस्ट तो माइनस हो गया होगा इसमें से, तभी तो ये नेट प्रॉफिट कम होता चला जाता है एक्सपेंस लिखने से। मैंने कहा ठीक है, इसको हटाएंगे वापस से तो इसका इफेक्ट खत्म कर देंगे। सैलरी, तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि सैलरी का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यही होना चाहिए था। रेंट पे, जिस बिल्डिंग में मैं काम कर रहा हूं, अपना काम चला रहा हूं, सही है, ये भी सही है, ये इन दोनों में कोई कमी नहीं है। डेप्रिसिएशन, मैंने कहा तुम सही हो, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सही नहीं हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तुम एक नॉन कैश आइटम हो और कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो तुम अगर हमारे नेट प्रॉफिट में आके हमारे प्रॉफिट को कम कर चुके हो तो तुम्हें भी हम हटा के फेंक देंगे, निकाल देंगे तुम्हें भी, गुडविल तुम्हारा भी यही हसर कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अरे भैया एसेट खरीदना बेचना, फायदा नुकसान सब इन्वेस्टिंग, हमने कहा हम तुम्हें भी यहां से हटा देंगे। तो बच्चों इसी चीज को हटाना और जोड़ना, घटा गुणा भाग करना, यही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है और बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है। तो देखो मैं थोड़ा सा फ्रेम के बाहर जाता हूं, आप ध्यान से सुनना, मैं यहां पे ऐड करने वाला हूं। क्या ऐड करने वाला हूं? मैंने कहा जो जो एक्सपेंस मेरा नॉन ऑपरेटिंग था और जिसने मेरे प्रॉफिट को माइनस कर दिया था, क्योंकि जब जब ये एक्सपेंस लिखे गए होंगे प्रॉफिट माइनस हुआ होगा, मैं इन सब चीजों को वापस प्लस कर दूंगा। मैं प्लस कर दूंगा नॉन ऑपरेटिंग अगर कोई खर्चा था मेरा, एंड कोई नॉन कैश एक्सपेंस था मेरा, मैं इन सबको वापस प्लस करने वाला हूं, क्योंकि मैं इसे ऑपरेटिंग बनाने वाला हूं। मैं यहां पे इंटरेस्ट पेड, बेटा मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, फिर जगह कम है हमारे पास। इंटरेस्ट पे करा है मैं यहां लिख दूंगा, डेप्रिसिएशन भी मैं यहां लिख दूंगा, अगर गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है तो मैं यहां लिख दूंगा, अगर मेरा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है तो भी मैं यहां लिख दूंगा। मैंने सारे एक्सपेंसों को यहां प्लस कर दिया। अब जैसे ही मैं प्लस करूंगा इनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मेरी जितनी भी ये इनकम्स हैं, इन इनकम्स को मैं हटाऊंगा। मैं कैसे हटाऊंगा? मैंने कहा ये इनकम मेरे प्रॉफिट में प्लस हुई है, इनको हटाना है तो मैं यहां से माइनस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी, लेस हटा दो सारी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हटा दो सारी, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम्स हटा दो यहां से। कैसे हटाओगे? लेस करके, इस प्रॉफिट में से माइनस कर दो सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें प्लस हुई पड़ी है, हटाने के लिए माइनस कर दो। लेस कर दो रेंट रिसीव, लेस कर दो डिविडेंड रिसीव, लेस कर दो रेंट रिसीव के अलावा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट रिसीव, सब माइनस कर दो। तो इन सब चीजों को यहां से माइनस करने के बाद अब मेरा ये जो प्रॉफिट निकल कर आया होगा, ये कौन सा प्रॉफिट आ गया? एक तो ये ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट निकल कर आ गया, ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट। अब क्या रह जाता है? तो अब रह जाता है सिर्फ, सबकी बात हो गई। देखो हमने यहां पे सॉरी यहां पे नहीं, हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किसकी बात कर ली? शेयर होल्डर फंड। बैलेंस शीट में जो हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड, सब मालिकों का पैसा यहां आ गया, क्योंकि पैसों का अरेंजमेंट है। नॉन करंट लाइबिलिटी भी फंड अरेंजमेंट है, यहां आ गया। नॉन करंट एसेट भी सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गई। अब रह क्या गया? कैश एंड कैश। अब क्या रह गया? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी रह गई। तो करंट और एसेट और करंट लाइबिलिटी कहां जरूरत पड़ती है? इन वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है जब हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल की एक्टिविटी रह गई। तो हमें क्या करना है? ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट जो आया ये अभी बिफोर है वर्किंग कैपिटल चेंज। तो अगर वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट और यहां कर दिया जाए तो हमारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को और यहां रिकॉर्ड कर लो, और करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में सब रिकॉर्ड होगा एक्सेप्ट कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि हम उसे अलग से शो करते हैं। तो अगर आपको कोई कैश या कैश से रिलेटेड टर्म है उनको छोड़ देना, बाकी हर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को आप अब यहां प्लस माइनस करेंगे। अब कैसे रिकॉर्ड करते हो? तो जरा देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ऐड कर देना, प्लस करना, अगर इंक्रीज होगा करंट लाइबिलिटी में और डिक्रीज होगा करंट एसेट में, और लेस कर देना यहां पे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है, सीए सीएल लिख दिया, चार्टेड अकाउंटेंट है यहां पे। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी मतलब अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो समझ लेना कि आपने क्या किया है? कैश का इनफ्लो किया है। एग्जांपल मैं देता हूं। और अगर आपकी करंट एसेट कम हो रही है तो समझ लेना आपने कैश का इनफ्लो किया है। अगर पॉजिटिवली सोचा जाए और नॉर्मल एजम्पशन लगाई जाए तो मान लो बच्चों आपके पास स्टॉक है और आपका जो स्टॉक है वो कम हो गया। जनरली मान लो कैश भी बेचा होगा, क्योंकि स्टॉक करंट एसेट, और अगर वो कम हो गई तो बेचा होगा तो पैसा आया होगा। मान लो डेटर थे, डेटर पिछले साल 5 लाख थे, अब 2 लाख रह गए। डेटर 5 से 2 कैसे हो गए? कम कैसे हो गए? मतलब 3 लाख रुपए उनसे रिसीव हो गए होंगे। तो अगर एसेट कम हो रही है करंट एसेट तो इनफ्लो हो रहा है, प्लस करना।
और वही लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो आप उसे क्या करना, प्लस करना। लाइबिलिटी कब बढ़ेगी, आप मुझे बताओ। आपके क्रेडिटर 5 लाख थे, अब क्रेडिटर 10 लाख हो गए, कब हुए होंगे, जब आपने और गुड्स परचेज किया होगा। और अगर आपने गुड्स उधार खरीदा होगा तो, लेकिन जब ज्यादा खरीदते हो तो उसका मतलब सेल भी कर रहे होगे। तो लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब पैसे का आना। आपने और उधार ले लिया हो, मान लेते हैं आपके क्रेडिटर 5 लाख के थे, आपने और उधार लेके 10 लाख कर दिए, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो पैसा आएगा, और एसेट घटेगी तो पैसा आएगा। थोड़ी देर के लिए इन्वेस्टिंग का ही मान लो, अगर बिल्डिंग बढ़ रही है, 5 लाख की बिल्डिंग 10 लाख हो गई तो पैसा गया होगा, क्योंकि बिल्डिंग बढ़ने का मतलब आपने और खरीदी होगी बिल्डिंग, तो आउटफ्लो लिखते हैं आप इन्वेस्टिंग में। लेकिन वही बिल्डिंग कम हो रही है, मतलब आपने बेच दी, पर बेच दी होगी तो इनफ्लो होगा। तो ये सेम चीज अप्लाई कर देना कहां पे, वर्किंग कैपिटल चेंज में। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस, एसेट घट रही है तो प्लस। अगर लाइबिलिटी कम होने लग जाए, मतलब आपने लाइबिलिटी की पेमेंट करनी स्टार्ट कर दी, तो आउटफ्लो माइनस। और अगर आपकी एसेट बढ़ने लग जाए, मतलब आप इन्वेस्टमेंट और करने लग गए हो, पैसा खर्च करने लग गए हो, तो भी क्या करना, माइनस। और बच्चों इनको प्लस माइनस करते के साथ ही आपके पास एक और आंसर निकल कर आएगा, जिसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर बोलोगे। ये तो सिर्फ एक आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थे, क्योंकि हमारी हर वीडियो की, हर चैप्टर की जो पहली वीडियो होती है उसमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दी जाती है, कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, पहले माइंड में ये फिट कर लो कि कौन सी चीज प्लस माइनस, कौन सी चीज डेबिट क्रेडिट, किस चैप्टर में कौन सी चीज को जर्नल एंट्री में क्यों पोस्ट किया जा रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई क्वेश्चन आपके लिए असंभव नहीं है। अब हर क्वेश्चन को कर लोगे और आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि एग्जाम हो ना हो, तैयारी करके बैठ रहे हो, एग्जाम होंगे तो फाड़ देंगे पेपर, वो वाला सीन। और अगर नहीं हुए तो भी स्कूल के एग्जाम के बेसिस पे भी दोगे तो स्कूल के पेपर को भी फाड़ के फेंकने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। तो ये वाला पॉइंट आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कैश फ्लो में, ऑपरेटिंग में इनडायरेक्ट मेथड काम करता है, किस तरीके से इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को सोचा जाता है। और अब हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि इन्वेस्टिंग में क्या लिखे, फाइनेंसिंग में क्या लिखे, ऑपरेटिंग में क्या लिखे। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी ये सभी लोगों के पास तक पहुंच पाएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपना इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखेंगे। बाय बाय, थैंक यू।